हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर टिहरी जिला। इसके क्या है, जितने भी इसके हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस वीडियो में टोटल मैं आपको 60 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो इन 60 प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे टिहरी जिले से, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ से मैंने 60 जो प्रश्न निकाले हैं बहुत ही ध्यान से देखकर निकाले हैं, क्योंकि 60% जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये जो हमारे पास प्रश्न रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला प्रश्न यही है कि टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई। तो टिहरी जनपद की स्थापना, उसने कहा है कि टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई। तो टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1949 को टिहरी जनपद की स्थापना हुई। ठीक है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी जनपद का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ पर था। टिहरी जनपद का मुख्यालय प्रारंभ में कहा है कि जब से इसको नाम दिया गया तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ पर बना दिया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर कहाँ पर स्थित है? नरेंद्र नगर टिहरी में ही स्थित है। और इसका मुख्यालय कब बनाया गया था? 1989 में। तो इसका मुख्यालय कब बनाया गया? 1989 में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी का प्राचीन नाम क्या था। तो टिहरी का प्राचीन नाम क्या है? तो टिहरी का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि टिहरी के जो प्राचीन नाम है, 5 प्राचीन नाम है। कितने प्राचीन नाम है? 5 प्राचीन नाम है। नंबर 1, मुनि की रेती, जिसको हम बोलते हैं ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश या टिहरी। ठीक है, तो ऋषिकेश या टिहरी, इस तरीके से हमारे पास मुनि की रेती कहाँ पर स्थित है? मुनि की रेती ऋषिकेश में ही स्थित है। ऋषिकेश वैसे तो किस में पड़ा है? ऋषिकेश देहरादून में पड़ता है, लेकिन हमारा ऑप्शन बेस रहेगा ऋषिकेश या टिहरी में आ जाए, क्योंकि मुनि की रेती कोई स्थान हमारा टिहरी में भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा जो इसका ऑप्शन रहा गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग भी इसका हमारा प्राचीन नाम रहा है, गणेश प्रयाग। ठीक है, फिर नंबर 3 त्रिहरी। ठीक है, फिर नंबर 4 हमारा रहा धनुष तीर्थ। तो धनुष तीर्थ। ठीक है, फिर हमारा लास्ट रहा भारद्वाज। क्या रहा है? भारद्वाज। तो टिहरी के 5 प्राचीन नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं: भारद्वाज, मुनि की रेती, त्रिहरी, धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो टिहरी में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 10 यहाँ पर विकास खंडों की संख्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो वो कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे नाम बता दूं कि नंबर 1 टिहरी, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, घनसाली, जाखणीधार और धौलाधार। तो कितने हैं यहाँ पर? 10। तो ठीक है, 10 विकास खंड हो गए, उसके मैंने आपको यहाँ पर नाम भी बता दिए हैं। और हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आया कि टिहरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षित सीट है। तो टिहरी विधानसभा क्षेत्र में हमें बताना है कि सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट मतलब SC की जो सीट है, तो वो कौन से? वो हमारे पास है घनसाली की। कौन सी? घनसाली। तो घनसाली की हमारी सुरक्षित सीट है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी की प्राकृतिक सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है। तो टिहरी की प्राकृतिक सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो 4 जिलों को स्पर्श करती है। नंबर 1 उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। तो कितने जिलों को? उत्तरकाशी को, देहरादून को, पौड़ी को और रुद्रप्रयाग को। तो 4 जिलों को स्पर्श करती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में कब रखी। मतलब गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य को अपनी राजधानी कब बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में इसको कब रखी? तो कब बनाया? 28 दिसंबर 1815 को। 28 दिसंबर 1815 को बनाया था। ठीक है, हमारे पास फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि टिहरी किन नदियों के संगम पर स्थित। तो टिहरी किन नदियों के संगम पर स्थित? तो भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी प्लस
भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो आप इन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे ध्यान से याद करिएगा और अपनी नोटबुक में भी इनको नोट कीजिएगा। तो हमारा जो इसका आंसर रहेगा भागीरथी प्लस भिलंगना, मतलब भागीरथी और अलग भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में, मतलब टिहरी गढ़वाल को एक अलग जनपद का रूप में कब गठित किया गया? तो कब गठित किया गया था इसको भी? 1 अगस्त 1949 को। तो 1949, 1 अगस्त 1949 को ही इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो मतलब पृथक किया गया था जनपद के रूप में। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि टिहरी को काटकर उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, क्या उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले टिहरी से ही कटकर बने हैं? तो टिहरी से कटकर उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? 1960 में। और रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई? 1997 में। ठीक है। तो हमारे जो ये है इस तरीके से प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न भी पुटअप कराए हुए हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि टिहरी के सौंदर्य एवं राजवैभव का वर्णन कनक राजवंश में किसने किया है? मतलब क्या वर्णन कनक राजवंश से कोई पुस्तक है तो उसमें इनकी किस पुस्तक में, मतलब इसके लेखक कौन है? या टिहरी के सौंदर्य एवं राजवैभव का वर्णन किसने किया है कनक राजवंश में? तो किसने किया है? महाकवि बालभट्ट कैलाश ने। किसने किया है? महाकवि बालभट्ट कैलाश ने। तो बालभट्ट कैलाश ने किया है। तो फ्रेंड्स आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि टिहरी में वाटर गेम की शुरुआत कब हुई? टिहरी में वाटर गेम की शुरुआत, तो टिहरी में वाटर गेम की शुरुआत कब हुई? टिहरी में वाटर गेम की शुरुआत हुई थी 2014 से। तो 2014 से टिहरी में वाटर गेम की शुरुआत हुई। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी, राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी कहाँ पर स्थित है? वो भी टिहरी में ही स्थित है, क्योंकि टिहरी जनपद चल रहा है तो टिहरी में ही स्थित होगी। फिर सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? तो सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? तो सास बहू के नाम से 2 नदियों को जाना जाता है, भागीरथी प्लस अलकनंदा को। तो भागीरथी जो है, भागीरथी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सास बोलते हैं। और अलकनंदा को क्या बोलते हैं यहाँ पर? अलकनंदा को हम बोलते हैं बहू। तो सास बहू के नाम से भागीरथी और अलकनंदा को जाना जाता है। फिर पंच प्रयागों में स्थित अंतिम प्रयाग है, पर पंच प्रयागों में स्थित अंतिम प्रयाग है। तो अंतिम प्रयाग कौन सा है हमारे पास? देवप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग हमारे पास अंतिम पंच प्रयागों में से एक है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि शंकर गुफा स्थित है। तो शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है? तो शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारे कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है, तो देवप्रयाग कहाँ पर है? देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास कि पंच प्रयाग में सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला प्रयाग है, धार्मिक महत्व का प्रयाग है जिसको अधिक मानते हैं लोग, पूजते हैं। तो पंच प्रयाग में सर्वाधिक धार्मिक वाला प्रयाग कौन सा है? वो भी हमारे पास देवप्रयाग ही रहेगा। कौन सा रहेगा? देवप्रयाग। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि टिहरी के किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो टिहरी के किस क्षेत्र में ऐसा कौन सा स्थान है जिस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते? तो किस क्षेत्र में नहीं दिखाई देते? वो भी देवप्रयाग में नहीं दिखाई पड़ते हैं। और ये काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ भी है, तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदर्शन क्षेत्र के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो सुदर्शन क्षेत्र के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो देवप्रयाग को जाना जाता है। तो सुदर्शन क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? देवप्रयाग को जाना जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि देव शर्मा नामक ऋषि ने किस स्थान पर तपस्या की थी? तो देव शर्मा नामक ऋषि ने किस स्थान पर तपस्या की थी? वो भी देवप्रयाग में तपस्या की थी। तो ठीक है, देवप्रयाग से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न भी बने हैं। यहाँ से देखिए आप कि देवप्रयाग से भी आप देखिए कितने मैंने यहाँ पे प्रश्न बनाए हैं, और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। फिर हमारे पास रघुनाथ मंदिर किस शैली का निर्मित मंदिर है? मतलब शैली होती है तो मतलब कार्यकालीन के टाइम पीरियड की बात। ये तो रघुनाथ मंदिर किस शैली का निर्मित मंदिर है? तो रघुनाथ मंदिर किस शैली का निर्मित मंदिर है? ये है हमारे पास द्रविड़ शैली का। तो किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा
कि रघुनाथ मंदिर आपदा के कारण कब ध्वस्त हुआ था। रघुनाथ मंदिर आपदा के कारण कब ध्वस्त हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1803 में ध्वस्त हुआ था। ठीक है, और रघुनाथ मंदिर भगवान राम का मंदिर है। किसका मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि रघुनाथ मंदिर की प्रतिस्थापना किसने करवाई थी। प्रतिस्थापना मतलब आपदा के कारण ये जब ध्वस्त हो गया था तो इसको दोबारा से किसने स्थापित करवाया था, तो दोबारा से किसने करवाया था, ये हमारे पास कराया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने कराया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भगवान राम ने रावण वध के पश्चात किस स्थान पर तपस्या की थी। तो भगवान राम ने रावण वध के पश्चात किस स्थान पर तपस्या की थी, वो की थी देवप्रयाग में। तो किस स्थान पर तपस्या की थी, देवप्रयाग में तपस्या की थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भगवान रघुनाथ की कितने फीट ऊंची मूर्ति है। मतलब हमारे पास क्या है, रघुनाथ मंदिर में भगवान राम की या रघुनाथ मंदिर की, क्योंकि रघुनाथ को ही राम कहा गया है। ठीक है, तो उनकी कितने फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, तो कितने फीट ऊंची लगी हुई है, 6 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। कितने फीट, 6 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। फिर नेक्स्ट आएगा कि देवप्रयाग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो देवप्रयाग को हमें बताना है कि देवप्रयाग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो देवप्रयाग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें रहेंगे हमारे पास इंद्रप्रयाग और ब्रह्मतीर्थ। क्या रहेंगे, इंद्रप्रयाग ब्रह्म तीर्थ। ठीक है, तो इंद्रप्रयाग ब्रह्म। फिर हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कितने नाम मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 नाम बताएं, और तीसरा नाम जो है यहाँ पे क्या है, सुदर्शन क्षेत्र भी कहा गया है। तो सुदर्शन क्षेत्र भी इसी को ही कहा गया है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि ह्वेनसांग ने अपने लेखों में, जो उन्होंने यहाँ पर लेख लिखे हैं, उन्होंने देवप्रयाग को क्या कहा है। तो देवप्रयाग को किस नाम से पुकारा है, तो देवप्रयाग को किस नाम से पुकारा है, वो पुकारा है इन्होंने ब्रह्मपुरी। तो किस नाम से पुकारा है, ब्रह्मपुरी के नाम से पुकारा है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि चंद्रबदनी मंदिर स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पर स्थित, तो चंद्रबदनी मंदिर जो है टिहरी में स्थित है। टिहरी में स्थित है। ये क्या, कंडी खाल से, यहाँ पे क्या होता है, कंडी खाल से 8 किलोमीटर पैदल मार्ग करना होता है। और ये कहाँ, टिहरी में हिंडोला खाल विकास खंड पड़ता है, ब्लॉक, तो वहाँ पर ये स्थित है। ये क्या है, एक तीर्थ स्थल है, इनका एक मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो टिहरी में ही स्थित है, इनका एक मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर उसने कहा है, तो चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, ये हमारे पास है चंद्रकूट पर्वत पर। तो किस पर्वत पर स्थित है, चंद्रकूट पर्वत पर। फ्रेंड्स, आपको जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको 60 प्रश्न जो दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कंद पुराण में चंद्रबदनी माता को क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण में चंद्रबदनी माता को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है उनको, भुवनेश्वरी पीठ। तो भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। स्कंद पुराण में चंद्रबदनी माता को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। और इसी के निकट क्या है, यहाँ पर भुवनेश्वरी आश्रम भी स्थित है। ठीक है, तो भुवनेश्वरी आश्रम कहाँ पर स्थित है, वो भी टिहरी में ही स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि धनोल्टी स्थित है। धनोल्टी तो आप सभी को पता होगा कि काफ़ी बार प्रश्न भी आया कि धनोल्टी स्थित है। तो धनोल्टी कहाँ पर है, धनोल्टी जो है हमारे पास टिहरी में स्थित है। ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है। तो ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है जो मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मसूरी और चंबा मार्ग पर स्थित है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि वृद्ध केदारेश्वर धाम या मंदिर स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे पास ये भी टिहरी में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, टिहरी में ही स्थित है। तो इसका क्या है इस मंदिर में कि ये प्राचीन काल में कहाँ पर स्थित था, प्राचीन काल में कठोर पट्टी, कहाँ पर,
कठोर पट्टी पर स्थित था। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यह मंदिर कठोर पट्टी पर स्थित था और टिहरी में ही स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो बूढ़ा केदार कहाँ पर स्थित है? तो बूढ़ा केदार जो है धर्मगंगा और बालगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धर्मगंगा और बालगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। बूढ़ा केदार बालगंगा और धर्मगंगा नदियों के संगम पर ही स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि बूढ़ा केदार धाम को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ा केदार धाम को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि जो हमारे पास स्कंद पुराण है, पूरा ही स्कंद पुराण में क्या हमारे उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। तो हमारे जो यहाँ पे धाम है, कुछ मंदिर धाम है, झील है, ताल है, तो उनके बारे में भी कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है। तो इसलिए बूढ़ा केदार धाम का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में किस नाम से जाना गया है? इनको जाना गया है सोमेश्वर महादेव के नाम से। किस नाम से? सोमेश्वर महादेव। तो सोमेश्वर महादेव के नाम से इनको जाना गया है। तो फिर हमारे पास जो है इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि भृंगु पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो भृंगु पर्वत भी हमारे पास टिहरी में ही स्थित। तो भृंगु पर्वत कहाँ पर स्थित है? टिहरी में स्थित है। और ये किसके निकट स्थित है? ये बूढ़ा केदार के निकट ही स्थित है। तो बूढ़ा केदार के निकट ही भृंगु पर्वत स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि कैंपिटी जलप्रपात कहाँ पर है? तो कैंपिटी जलप्रपात काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, ये काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ भी है कि कैंपिटी जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये हमारे पास टिहरी में ही स्थित है। तो कैंपिटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कैंपिटी जलप्रपात हमारे पास टिहरी में स्थित है। यहाँ पे क्या सर्वाधिक पर्यटन स्थल वाला जलप्रपात है। ऐसा माना जाता है कि जो पर्यटन स्थल है सर्वाधिक पर्यटन वाला जलप्रपात है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि सुरकुंडा देवी स्थित है। तो सुरकुंडा देवी स्थित है। सुरकुंडा देवी कहाँ पर स्थित है? ये टिहरी में ही स्थित है। सुरकुंडा देवी टिहरी में ही स्थित है। जौनपुर ब्लॉक में ये स्थित है। किस ब्लॉक में स्थित है? जौनपुर ब्लॉक में। तो जौनपुर ब्लॉक में ये स्थित है और ये सुरकुंडा शिखर पर ही स्थित है। ठीक है। तो सुरकुंडा शिखर पर ही ये स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली रही है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है। तो वो कहाँ पर स्थान पर उन्होंने तपस्या की है? तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो तपस्या की थी वो की थी विश्वनाथ गुफा में। तो कहाँ पर तपस्या की थी? विश्वनाथ गुफा में उनकी तपस्थली मानी जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि चंबा का प्राचीन नाम क्या था? तो चंबा का जो प्राचीन नाम था वो था चमुआ। क्या नाम था? चमुआ या चमुबा। ठीक है। तो चंबा का प्राचीन नाम क्या था? चमुआ। आएगा वह लास्ट में। ठीक है। तो चमुआ। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह नेगी की जन्मस्थली। तो गबर सिंह नेगी की जन्मस्थली भी हमारे पास चंबा ही रही है। क्या रही है? चंबा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि किस व्यक्ति ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी? मतलब उत्तराखंड से कहा है। तो उत्तराखंड से किस व्यक्ति ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी? वो भी जिन्होंने दी थी वो भी गबर सिंह नेगी ने ही दी थी। गबर सिंह नेगी ने ही दी थी। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से लेकर 1918 तक चला। और इसी युद्ध के बीच में इनकी मृत्यु भी हुई थी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न कि नागटिब्बा व देवलसारी पर्यटन स्थल है। तो नागटिब्बा और देवलसारी पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? टिहरी में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम कहा है? तो नरेंद्र नगर का जो प्राचीन नाम था वो था हमारे पास ओड़ा थली। और काफ़ी बार ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि टिहरी रियासत की राजधानी 1925 में किसके द्वारा नरेंद्र नगर स्थानांतरित की गई थी? मतलब टिहरी से हटाकर 1925 में कहाँ पर स्थानांतरित की गई थी? तो किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा ही
की गई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि नरेंद्र नगर में राजभवन का निर्माण कब किया गया। तो नरेंद्र नगर में राजभवन का निर्माण कहा है, तो नरेंद्र नगर में राजभवन का निर्माण कब किया गया था। हमारे पास ये किया गया था 1924 में। 1924 में ये भी नरेंद्र शाह ने ही कराया था। ठीक है, तो 1924 में नरेंद्र शाह ने ही इस राजभवन का निर्माण भी कराया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि टिहरी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्म मतलब जो गर्मियों के दिनों में टिहरी राज्य की इन राजाओं के समय राजधानी बनाते थे, तो ये किस स्थान पर थी। तो टिहरी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, वो थी हमारे पास नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि कीर्ति नगर की स्थापना किसने की। तो कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने ही की थी। उन्हीं के नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी और इसकी स्थापना की थी 1896 में। तो जो कीर्ति नगर की स्थापना की थी 1896 में कीर्ति शाह ने ही की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास टिहरी घंटाघर की स्थापना कीर्ति शाह ने किसके जन्मदिवस पर की थी। तो टिहरी घंटाघर की स्थापना कीर्ति शाह ने किन के जन्मदिवस पर की थी। तो ये की थी महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस पर। तो किसके जन्मदिवस पर, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया याद रखेगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है। खतलिंग ग्लेशियर तो सभी को पता होगा, काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में ही स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न कि गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो गणेश प्रयाग हमें बताना है, गणेश प्रयाग जो है भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर स्थित है। किस किस के, भागीरथी प्लस भिलंगना। तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है गणेश प्रयाग। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर स्थित है। तो सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हमारे पास ये भी टिहरी में ही स्थित है। तो सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर टिहरी में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि एशिया का, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एशिया का सबसे ऊंचा वो विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो कौन सा बांध है वो, हमारे पास टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है 260.5 मीटर। तो 260.5 मीटर इसकी क्या है, इसकी हमारे पास ऊंचाई भी है। ठीक है, तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई। और ये किन पत्थरों से निर्मित माना गया है। ये काफर, मिट्टी, काफर और मिट्टी के उससे बना हुआ माना गया। काफर बांध और मिट्टी पत्थर, मतलब काफर और मिट्टी से माना, काफर भी होता होगा कुछ इसमें, तो काफर और मिट्टी से माना गया है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि टिहरी बांध परियोजना को किस नाम की संज्ञा दी गई थी। जब टिहरी बांध बन रहा था तो उसे किस नाम से जाना जा रहा था, किस नाम की संज्ञा दी थी। तो वो दी थी राष्ट्र का गांव। क्या दी थी, राष्ट्र का गांव। तो राष्ट्र का गांव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए देखें मैं यहाँ पे इतनी मेहनत से वीडियो जो बना रहा हूँ, तो आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध को प्राचीन समय में किन दो नामों से जाना जाता था। तो टिहरी बांध को जो प्राचीन में किन नामों से जाना जाता था, स्वामी रामतीर्थ सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर और सुमन सागर के नाम से जाना जाता था। तो किन नामों से जाना जाता था, स्वामी रामतीर्थ सागर और सुमन सागर के नाम से जाना जाता था। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि टिहरी जल बांध निर्माण निगम, मतलब THDC, टिहरी हाइड्रो, इसका थोड़ा मुझको वो नहीं कंफर्म है कि टिहरी जल बांध निगम की स्थापना कब हुई। तो टिहरी जल बांध निगम की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1988 को। तो 12 जुलाई 1988 को हुई थी। तो टिहरी बांध परियोजना का, इसका निगम का कब स्थापना हुई थी, तो 12 जुलाई 1988 को हुई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन किसने बनाया
वह यह कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि टिहरी बांध जब बनाया तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो इसका डिजाइन जो तैयार किया था वो क्या था, प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। किसने, प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। और ये 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ पे चरण है, चरण के बारे में भी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध को निर्माण में मदद करने का समझौता दिया था। मतलब यहाँ पे क्या है कि टिहरी बांध जब बन रहा था तो यहाँ पे किस देश ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था, किसने यहाँ पर इसको बनाने में मदद की थी, किस देश ने मदद की, तो ये की थी रूस के राष्ट्रपति ने। रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। तो गोर्बाचेव ने यहाँ पर मदद की थी। फिर हमारे पास सेकंड और लास्ट प्रश्न है कि THDC मतलब टिहरी जल बांध निगम। तो टिहरी जल बांध निगम का प्रथम चरण में 1000 मेगावाट राष्ट्र को कब समर्पित किए। मतलब इससे जो प्रथम चरण में 1000 मेगावाट में से भी बिजली जो बनने वाली थी, इसमें राष्ट्र को मतलब इससे सप्लाई कब शुरू की, मतलब इन्होंने राष्ट्र को देनी कब शुरू करी, मतलब भारत में ही। तो वो की थी 30 जुलाई 2006 को, 30 जुलाई 2006 को की थी। फिर हमारे पास लास्ट प्रश्न है 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन से राज्य को, मतलब उत्तराखंड राज्य को ही कितने प्रतिशत मुफ्त बिजली देती है। जो टिहरी बांध से बिजली बनती है वो अपने राज्य को कितने प्रतिशत मुफ्त बिजली देती है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है और ये आ भी सकता, तो वो है आंसर हमारा 12%, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो है टिहरी के बारे में मैंने आपको जितने भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।